हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सारे जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको 5 तरह के अकाउंट्स के अंदर हमने कैटेगराइज किया था, जिसके लिए कि एक एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, और चौथा एक्सपेंसेस और लॉसेस, और पांचवा रेवेन्यू और गेंस। तो इस तरीके के 5 कैटेगरी के अंदर हमने सबको कैटेगराइज किया था। उसके हिसाब से सबके अलग अलग हमने रूल्स पढ़े, जिसके अंदर जाना कि फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन क्रेडिटेड। ऐसे ही इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होती है किसी एक्सपेंस में या लॉस में डिक्रीज होता है कोई, तो क्रेडिट होता है। सेकंड इसका रूल जाना था हमने, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, रेवेन्यू और गेंस। इस केस के अंदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, और कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। जिस प्रकार हमने आपको समझाया था कि कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, जब कैपिटल घटेगी तो वो डेबिट होती है। इसी प्रकार से इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड हो गया। और इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेंस जब भी होता है तो वो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। सॉरी, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो ये आपके रूल्स आपने देखे, इसमें साथ में आपने जाना कि कौन से पांचों इस कैटेगरी के अंदर एसेट्स में कोई इंक्रीज होगा तो वो डेबिट प्लस हो रहा है तो इंक्रीज कर रही है एसेट्स को वो, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज होगी एसेट्स हमारी। ठीक है। कैपिटल में भी क्या है, कोई भी डिक्रीज़ करना है इसमें तो डेबिट हो रहा है, और इंक्रीज में क्रेडिट हो रहा है। रेवेन्यू गेंस में इस प्रकार से आपने इनको खातों में भी देखा, अकाउंट्स में भी देखा, टी शेप अकाउंट्स के भी। पर जब ये टी शेप अकाउंट्स के अंदर हम एंट्री को लेके आते हैं तो उससे पहले एक और होता है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम सारे डिस्क्रिप्शंस के साथ में पहली एंट्री करते हैं यूजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करके उसमें एंट्री करते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है। इसमें जनरलाइज करना पड़ता है, जनरल एंट्री करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने ये सारे ट्रांजैक्शंस इसमें देखे थे कि टी शेप अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से किस प्रकार से जब कोई फर्नीचर हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो उस समय क्रेडिट किया उसको हमने, तो लेस हो गया बैंक का बैलेंस। तो यह कैपिटल हम लेके आए थे, पहले वाले जो उदाहरण हमने बताया था आपको, 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया बिजनेस, तो किस प्रकार से कैश अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों कैश अकाउंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। और उधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होता है। तो इस प्रकार से हमने ये सब जाना था। उसी श्रृंखला में हम कंटिन्यू करते हुए आज जानते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ये है अगला टॉपिक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये पहला स्टेप है। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जो एंट्री करेंगे वो इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद इस बुक में से, यानी कि जर्नल में से, हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो कि आपने ऊपर टी शेप अकाउंट्स में देखा था। तो उससे पहले ये वाली बुक्स बनती है, इसके बारे में हम, इस बुक के अंदर कौन कौन सी और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में सब हम जानते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन द प्रीसीडिंग पेजेस यू लर्न अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार से किसी खाते में, डेबिट खाते क्रेडिट दो पोर्शन होते हैं, और किस प्रकार से वो बढ़ता या घटता है। इससे पहले मैंने बताया ना आपको, जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है एक जर्नल के अंदर, ताकि वहाँ से इसको हम लेके जाएं लेजर्स के अंदर। तो उसका एक रूल है, और किस प्रकार से वो करते हैं हम इसका, तो इसके लिए a complete and useful description of event effect of an organization. This the process of transferring journal entry to individual accounts is called posting. इस जर्नल एंट्री जो की जाती है जर्नल प्रॉपर के अंदर या जर्नल के अंदर, उसमें से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। और जर्नल में एंट्री करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, यानी कि एक एंट्री को जर्नलाइज करना। उसके अंदर क्या करना होता है कि हमें उस एंट्री से संबंधित सारी जो डिटेल्स होती हैं उस जर्नल में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, या जर्नल, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, राइट।
जर्नल टू बी कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड द लेजर अकाउंट किसे बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। इसको लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्रीज। In this context, it should be noted that an account of the number and commonality of most transactions, the journal is subdivided into a number of books of original entry. इस जर्नल को हम, अगर हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सहूलियत के लिए, ताकि एक ही बुक्स बहुत बड़ी ना बन जाए एक बुक, तो उसको हम अलग अलग सब्सिडी बुक्स के अंदर बांट लेते हैं, पहचान करके ट्रांजैक्शन की, एक ही तरह के ट्रांजैक्शन एक जगह बांट लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ और बुक्स बनती हैं, उसको हम सब्सिडी बुक्स कहते हैं। तो इसके अंदर जर्नल प्रॉपर होता है। इसके अंदर जर्नल प्रॉपर में क्या है, जो कोई भी एंट्रियाँ बाकी बुक्स के अंदर नहीं आ रही हैं, जो नीचे बता रहा हूँ मैं आपको, वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। दूसरा क्या है, कैश बुक बनती है। कैश बुक के अंदर केवल कैश की एंट्रीज डाली जाती हैं, ओनली, जिसके अंदर कैश का लेन देन शामिल है। और थर्ड है, इसके अंदर अदर डे बुक्स हैं, यानी कि परचेज़ के लिए अलग से बना देते हैं एक हम जर्नल, सेल्स के लिए अलग जर्नल बना देते हैं, परचेज़ रिटर्न के लिए अलग जर्नल बना देते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए अलग बना देते हैं, और पाँचवा होता है बिल रिसीवेबल के लिए, और छठा होता है बिल पेबल के लिए। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि हमारे ट्रांजैक्शंस गिनती में लाखों हैं, और उनको हम एक ही बुक के अंदर रखेंगे तो उसको ज़रा हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम छटनी करके परचेज़ अलग बना दिया, सेल्स अलग बना दिया। परचेज़ रिटर्न, यानी कि वहाँ पर परचेज़ रिटर्न भी बहुत सारी हो रही हैं, सेल्स रिटर्न भी बहुत सारी हो रही हैं, बड़े बहुत सारे बीआर इशू किए जा रहे हैं, बीपी रिसीव किए जा रहे हैं, बिल पेबल। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको हम कैटेगराइज अलग अलग बना लेते हैं, तो इनको भी सब्सिडी बुक कहते हैं। और ये सब हैं जर्नल के पार्टी पर। जर्नल और जर्नल प्रॉपर में यहाँ अंतर आता है। जब हम जर्नल बात करते हैं तो जर्नल के अंदर ये सारी एंट्रियाँ समाहित होती हैं, यानी कि जर्नल में कैश की एंट्री भी, अदर डे बुक्स की एंट्री भी, यानी कि छोटी कोई कंपनी है तो वहाँ पर वो जर्नल बनाता है केवल, और वहाँ से सीधा लेजर पोस्टिंग करते हैं। और बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। उसके अंदर एक बुक हो जाती है जर्नल प्रॉपर, और उसके बाद एक हो जाती है कैश बुक, उसके बाद ये 6 छोटी छोटी बुक्स हैं अलग अलग, जिसके अंदर परचेज़, स्पेसिफिकली सेल्स और ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग एंड देयर पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी कि इस जो चाहे बेशक जर्नल बनाएं या हम जर्नल प्रॉपर और कैश बुक और ये सब बनाएं, इसके अंदर से होता क्या है, हमें अलग से इसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है जर्नल से, कहाँ पर, लेजर के अंदर, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, कैश बुक सभी अलग बनाते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, कैश बुक अलग ही बनाते हैं, क्योंकि एक कैश अकाउंट बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाता है वो भी, इसलिए एक कैश बुक अलग से मेंटेन हो जाती है। आप फर्दर आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आती जाएगी। तो इसको हम थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं कि जर्नल क्या है जी, दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में जो पहली एंट्री होती है वो इसी बुक के अंदर होती है। अब मैं जैसे आपको थ्योरेटिकल बता रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ आपको इसमें देख के समझ आएगा किस प्रकार से हम पहली एंट्री करेंगे। इन दिस बुक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि एक एंट्री हुई 1 अप्रैल को, एक एंट्री हुई 2 अप्रैल को, तो ऐसे डेट वाइज उसमें एंट्री हम करते जाएंगे, सारी एंट्रीज करते जाएंगे। एक दिन की 50 एंट्री हैं तो 50 एंट्रियाँ इसके अंदर कर दी जाएंगी। इसके बाद क्या है, इसमें देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी बनावट क्या है, डेट वाइज है ना, क्रोनोलॉजिकल है, इसलिए डेट वाइज होना इसका ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे पहली एंट्री आई उसकी डेट डालेंगे, डेट के बाद पर्टिकुलर्स के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो छांट लेंगे ना वाउचर में। इससे पहले बताया गया आपको वाउचर का, तो वाउचर को देख के या ओरिजिनल जो क्या नाम आता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसे देख के अकाउंटेंट पहचान लेगा दोनों खाते कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इससे, और वो डेबिट और क्रेडिट की शेप में यहाँ लिखे जाएंगे। और उसे लिखने का तरीका भी होता है, वो आपको अगली एंट्री दिखाता हूँ मैं। इसके बाद एक कॉलम बनता है एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी कि यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे हम लेजर फोलियो में। किस दौरान? जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग करना, और जब हम जर्नल बनाने के बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसको छटनी कर करके अकाउंट के हिसाब से, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग करना। तो इसके बाद क्या है, 2 कॉलम और हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मैंने बताया ना आपको कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
तो आपने एक वाउचर के हिसाब से दोनों पक्ष जान के पहचान के यहाँ लिखने हैं। उसके बाद उसको डेबिट और क्रेडिट लिखना, दोनों अमाउंट सेम होंगे बिल्कुल। और इस प्रकार से ये एंट्री पूरी हो जाती है। इसके बाद इसकी नरेशन दे देनी है। नरेशन का मतलब ये किस बिना पर किसके लिए खर्चा किया गया हुआ है और कितनी, उसमें सारी डिटेल्स मतलब उसके अंदर आ जाएगी उस ट्रांजैक्शन की। तो ये एक एंट्री पूरी होती है। इसके बाद एक लाइन खींच दी जाती है। उसके बाद अगली एंट्री होती है, सेम डेट में हो या वो नेक्स्ट डेट में होगी उसके। तो इसमें आप जब इसमें लिखते हैं हम, तो इसमें थ्योरेटिकल बता रहा है कि कहाँ डेबिट लेंगे, कहाँ क्रेडिट लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर हम टू लगाते हैं प्रीफिक्स के तौर पर। वो आपको देखने से एक बार ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब एंट्री आप देखोगे इसकी, तो इस पे आपको इससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये आपका जर्नल की पहली एंट्री है। एक कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि परचेज ऑफ गुड्स इन, कोई गुड्स परचेज़ की। जब हम गुड्स परचेज़ करने का मतलब क्या होता है, जब गुड्स का नाम ले देंगे हम तो वो हो गई परचेज़। अगर हमने फर्नीचर परचेज़ किया होता है और हम डील कर रहे हैं किसी साइकिल बनाने वाले काम के लिए, तो वो हो जाता फर्नीचर। तो साइकिल बनाने वाले काम के लिए कोई नट बोल्ट या हमने कोई साइकिल का कोई भी कंपोनेंट परचेज़ किया तो वो होता है गुड्स। तो उसे हम परचेज़ में कैटेगराइज करते हैं। तो ये हो गया परचेज़, हमने गुड्स किए हैं। किससे किए हैं? गोविंद ट्रेडर्स से किए हैं। तो परचेज़ किया है तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो गया। गोविंद ट्रेडर्स क्रेडिटर है, तो वो क्योंकि उधार दिया उसने हमको, तो वो क्रेडिट हो गया। दोनों हमने खाते पहचाने। पहले तो हमने इक्वेशन की तरह से लिखा था इसको, यहाँ पर हमने इसको जनरल एंट्री की फॉर्म में जनरल में लिखा है, देखो, है ना। पहले आपने अभी तक सीखा क्या, आपने इक्वेशन सीखी थी। इक्वेशन में क्या है, एक तरफ गुड्स बढ़ गई और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिटर बढ़ गए, है ना। एल, आपने देखा ना, ए प्लस में एल प्लस में सी, ए इजिकल टू एल प्लस में सी, यानी कि एसेट्स इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। पर यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से हमने क्या देखा कि जो एसेट्स क्या है, यहाँ पर गुड्स परचेज़ किए हमने, तो ये एसेट्स नहीं है, ये तो हमारा गुड्स परचेज़ किया है, स्टॉक बढ़ रहा है हमारा। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। किससे लिया हमने? गोविंद ट्रेडर से लिया है। गोविंद ट्रेडर क्रेडिट हो गया क्योंकि इसको हमने पेमेंट अभी की नहीं है। तो डेबिट का भी खाता पहचाना हमने और क्रेडिट का भी पहचाना हमने खाता, ठीक है। हमने ऊपर कैटेगराइज किया था उसको कि सेल्स में, परचेज में, प्रॉफिट में, एसेट्स में, क्रेडिटर्स में। तो इस हिसाब से आपने कौन से खाते की क्या नेचर है। परचेज खाता, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी प्लस करेंगे तो परचेज बढ़ेगी, परचेज रिटर्न होगी तो वो घटाने वाला एंट्री हो जाएगी इसको। तो इस प्रकार से आपने यहाँ डेट डाली और जनरल में एंट्री करी, तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि एक एंट्री पूरी होती है। इट विल बी नोटिस दैट द ऑल द ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, द अकाउंट डेबिटेड इज परचेज। देखो, आप लिया तो गुड्स से हमने और यहाँ परचेज डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है मतलब, यहाँ गुड्स डेबिट क्यों नहीं हो रही? गुड्स के अंदर यहाँ पर 4-5 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। गुड्स या तो परचेज़ की जाएगी, गुड्स या तो सेल की जाएंगी, या गुड्स रिटर्न होगी, या गुड्स, इसमें कई तरह के अकाउंट, जैसे देखो इसमें बताता है परचेज अकाउंट हो सकता है, यानी कि गुड्स को हम परचेज भी कर सकते हैं, गुड्स को हम सेल भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें डील कर रहे हैं, इसलिए तो वो गुड्स में हमने कैटेगराइज किया है उसको। गुड्स में परचेज रिटर्न भी हो सकती है, यानी कि हमने पहले कोई गुड्स ली, कोई ख़राब निकल आई या वापस करनी पड़ गई तो गुड्स रिटर्न भी हो गया। सेल्स यानी कि गुड्स हमने बेची हैं तो वो वापस भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। इस प्रकार से ये सारा का सारा जो है एक स्टॉक अकाउंट के अंदर डील हो। तो 5 तरह के अकाउंट इसमें आ गए, इन्वॉल्व हो गुड्स के साथ में। इकट्ठा हुआ हमारा तो वो स्टॉक हो गया। ये हमारा क्या है, वो स्टॉक किसका स्टॉक? गुड्स का स्टॉक। इसीलिए यहाँ पर हमने इसको पहचान के कि गुड्स हमने परचेज़ किए हैं तो परचेज़, गुड हमने सेल किए हैं तो सेल। 5 अकाउंट अलग अलग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये तो हो गया सिंगल वाउचर हो गया। सिंगल वाउचर की एंट्री यानी कि एक ही डेबिट अकाउंट हो रहा है और एक ही क्रेडिट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई बार कंपाउंड जनरल एंट्री होती है। कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट होते हैं इसके अंदर। उस एग्जांपल से समझ जाओगे आप। किसी कंपनी ने ऑफिस का फर्नीचर परचेज़ किया है 25,000 रुपये का, और 5,000 कैश पे कर दिया और 20,000 रुपये अभी उसने पेमेंट नहीं किए, यानी कि 20,000 रुपये उधार और 5,000 रुपये नकद दे दिए उसको, और 25,000 का फर्नीचर आया। तो इसके अंदर ये कंपाउंड एंट्री पास होती है। कंपाउंड एंट्री के अंदर मैंने बताया आपको मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा बढ़ा क्या है, हमारा ऑफिस फर्नीचर, यानी कि एसेट्स बढ़ी है कोई। एसेट्स
हमने यहाँ नहीं लिखा है, हमने यहाँ ऑफिस फर्नीचर लिखा है, क्योंकि एसेट्स तो और भी हो सकती है ना, कोई प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, वो भी एसेट्स है, इसलिए इसको अलग अलग खाते खुलेंगे। कवर किसके अंदर होगा? ये एसेट्स के अंदर कवर होगा। है क्या? ऑफिस फर्नीचर है, इसीलिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट खोला हमने, डेबिट किया उसको 25,000 रुपये से। ये डेबिट इस प्रकार से लिखना है, गैप करके कैसे लिखना है। उसके बाद ऑफिस के नीचे, ऑफिस फर्नीचर के नीचे 2 डिजिट छोड़ के, ये पैटर्न है, यही एक ट्रेडिशन है, तो इसको आपने 2 लिखना है। 2 करके कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, यहाँ वो लिखना है आपने। तो 2 कैश, यानी कि आपका एक एसेट्स है वो कम हुई है, 5,000 रुपये से कैश पे किया है, तो इसलिए हमने 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। और 2 मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर क्या है? ये, इसको हमने पैसे देने हैं, यानी कि क्रेडिटर कोई हमारा बढ़ा है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे से क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये से। तो दोनों पोर्शन बराबर हो गए, 25,000 रुपये डेबिट हो गए और टोटल 25,000 रुपये क्रेडिट हो गए, परंतु 2 अकाउंट के द्वारा क्रेडिट हुए हैं, 20,000 रुपये एक अकाउंट के अंदर और 5,000 रुपये दूसरे अकाउंट के अंदर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और इसके बाद नरेशन लिखी गई। नरेशन क्या लिखी गई? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, यानी कि पूरी नरेशन इसकी आ गई। इसके अंदर और भी चाहो तो अकाउंटेंट लिख सकता है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाइड इनवॉइस नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, इस सब का तो इसके में जितना आप नरेशन इस ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए लिख सकते हो, तो उतना आप इसमें लिख पाते हो। इससे भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन जान चाहिए होगी किसी को, तो वो फिर पीछे जाके, यानी कि कहाँ, ओरिजिनल जो वाउचर होता है उसको निकाल के चेक करेगा। तो स्मार्ट तरीका यही होता है कि नरेशन ऐसी हो ताकि उसको वाउचर तक पहुंचने की आवश्यकता ज़रूरत ही ना पड़े, सारी की सारी इसके अंदर क्लियर हो जाए कि किस इनवॉइस नंबर से ये परचेज़ किया गया है, तो 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा उससे। तो ये आप एक पीछे उदाहरण दिया था हमने, जिसमें आपको कई सारे ट्रांजैक्शंस के द्वारा एक हमने बनाई थी इक्वेशन, तो उसी को लेते हुए इसने यहाँ पर एक जर्नल बनाया है, रोहित का जर्नल बनाया है। तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि इक्वेशन क्या क्या थी वो। तो पहला इक्वेशन क्या थी? बिजनेस स्टार्ट करता है 5,00,000 रुपये से कोई रोहित जो है, तो उसने अपना जर्नल बनाना पड़ेगा। पहला एंड सबसे पहली एंट्री क्या? ओरिजिनल एंट्री बुक होती है ना, तो इसलिए जर्नल होता है। तो जर्नल है, जर्नल बना रहा है, यहाँ जर्नल प्रॉपर नहीं बना रहा। इसको मतलब मान लेते हैं हम, ये बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, ये केवल जर्नल में ही सारी एंट्रियाँ कर देगा, कैश की भी और सारी एंट्रियाँ। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्रेडिटर होती है ना कैपिटल, आपने इक्वेशन में बिठाया था ना, आपको देखा था इक्वेशन में आपने कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5,00,000 से और 5,00,000 रुपये से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और नरेशन आ गई, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5,00,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से उस 5,00,000 में से उसने 4,00,000 रुपये बैंक में डाल के खाता खोला, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 4,80,000 रुपये। तो हमने वहाँ पढ़ा था ना अंदर, उसके अंदर इक्वेशन के अंदर कि 5,00,000 में से 480 निकल गए कैश। कैश कितना बचा? 20,000 रुपये केवल। अब जब इन खातों में पोस्टिंग करेंगे ना, तो एक जगह कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक जगह कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 20,000 बच गया ना, वही इफेक्ट निकल के आएगा अल्टीमेटली। बात वही है जो इक्वेशन में थी, पर हम यहाँ पर इसको बाकायदा, अब ये एक अकाउंटेंट जिस तरीके से करता है हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं। अगली बार इसको अकाउंट में डालोगे तो उस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पर फोलियो लिख देंगे जहाँ जिस खाते में जा रही है वो एंट्री। इस प्रकार से ये आपको पूरा अकाउंट बन जाएगा और उसमें जमा या घटा जो भी होगी नज़र आती रहेगी। अब यहाँ अगली एंट्री क्या है? बैंक से पैसा पहुँच गया 4,80,000 रुपये, तो उसने क्या किया? फर्नीचर परचेज़ किया 60,000 रुपये का और चेक दे दिया। तो 60,000 के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एसेट्स है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि पेमेंट कर रहा है, यानी कि एसेट्स घट रही है। तो इस प्रकार से सारे ट्रांजैक्शंस, ये देखो इसके बाद एक कंपाउंड एंट्री आ गई, प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया 1,25,000 रुपये का राम जी लाल से, जिसमें से 10,000 रुपये नकद दे दिए और 1,15,000 रुपये उसके उधार हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है इसलिए वो डेबिट हो गई। अब देखो 2 एसेट्स अलग अलग हो गई, यहाँ फर्नीचर अकाउंट हो गया, ये भी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, पर यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये भी फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर ये डेबिट हुआ है। पहले क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, करंट एसेट्स है ये बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से जब भी एसेट्स बढ़ रही हैं वो डेबिट हो रही हैं, घट रही हैं वो क्रेडिट हो रही हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि एसेट्स घट रही है। तो आप इस एंट्री को, हर एंट्री का ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, आप समझते चलोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और आपको बैलेंस शीट तक के आपके दिमाग में रहेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पर इम्पैक्ट डालता है बैलेंस शीट के अंदर।
तो इसको आप ग्रेजुअली हम आगे आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा। सारी एंट्रीज इस क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जनरलाइज करनी। इसके बाद क्या एक एंट्री थी परचेज़ की। परचेज़ किया है इसने गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार माल लिया। क्रेडिट बॉट का मतलब खरीदा, क्रेडिट का मतलब उधार। उधार माल लिया किससे? सुमित ट्रेडर से। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और सुमित ट्रेडर्स क्रेडिट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स आई हैं। गुड्स क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट किया हमने। और सुमित ट्रेडर्स क्या है? जिससे उधार लिया है, वो तो हमारा एक लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, सुमित ट्रेडर क्रेडिटर्स है तो इसको इसलिए क्रेडिट कर दिया यहाँ पर हमने। इस प्रकार से ये भी एंट्री पूरी हुई। और लास्ट में एक एंट्री थी इसमें, रजनी एंटरप्राइजेस को हमने माल बेचा। वही जो परचेज की थी गुड्स हमने, वही अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंदर एंट्री हो रही है। वो भी गुड्स हैं, बिकॉज वी आर सेलिंग दीज गुड्स टू रजनी एंटरप्राइजेज। इसका मतलब क्या है कि हमने नकद नहीं बेची हैं, उसको उधार दिए हैं। उधार दिए हैं इसलिए रजनी एंटरप्राइजेस को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया है? क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं। वो हमारी बुक्स के अंदर डेटर की तरह बन गई। डेटर्स का मतलब जिसने हमको पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हमने क्योंकि गुड्स सेल करी हैं तो यहाँ पर ये गुड्स हमारे यहाँ से घट गई हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है हमने यहाँ पर 35,000। इसमें इस प्रकार से सारी एंट्रियाँ पूरी हो गई। देखो नीचे आप टोटलिंग कर रहे हो, दोनों टोटल बराबर आए ना, 12,55,000 रुपये का, यानी कि जितने अमाउंट का डेबिट है सेम अमाउंट का ही क्रेडिट हुआ है। तो इस प्रकार से जब ये जनरल के अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती है ना, जनरल की एंट्रीज आगे पूरा पेज भर जाता है तो CF और LF लिखा जाता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा जाता है, ताकि वो अगले पेज पर ले जाया जा सके। ये देखो एक और इसमें उदाहरण दिया हुआ है, इसे आप प्रैक्टिस कर लिए अपने आप करेंगे, और ताकि आपको इसमें इसकी संबंध में क्लैरिटी आ सके। ये इलस्ट्रेशंस आपने ज़रूर करनी है। इसके बाद अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।